देखते ही देखते हमारा समाज, सामाजिकता का अर्थ और हमारे आसपास का परिवेश कितना बदल गया है। और इस बदले हुए दौर में संयुक्त परिवार की व्यवहारिकता, उस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। भौतिकवाद से ग्रसित आज की भागती दौड़ती दुनिया की विडंबना ही यही है कि परिवारों का स्वरूप जितना छोटा होता जा रहा है, व्यक्ति के पास अपने परिवार को देने के लिए समय में भी उतनी ही कमी आ गई है। एक दूसरे से दूर रहने की वजह से पारिवारिक सदस्यों में आपसी मेल जोल की भावना भी कम होने लगी है और इस बदलाव के असर आज के दौर में हर एक परिवार में दिखने लगे हैं। लेकिन परिवार और हम सभी उसे देखकर, महसूस करके भी नजरअंदाज कर रहे हैं, बिना समझे, बिना ये जाने कि जिस अकेलेपन और कुंठा को यह जन्म दे रहा है, उसके परिणाम कितने खतरनाक और जानलेवा हो सकते हैं। बाबा अपना चाय। एक कप चाय बनाने में इतना टाइम? बाबा वो गैस बस बस गैस खत्म हो गया। रे, क्या है ये? चीनी बिल्कुल नहीं है इसमें। बाबा मैंने चीनी डाला था इसमें। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम सही बोल रही हो। मैं और चीनी ले आती हूँ। इतने साल हो गए, खाना तो ठीक से नहीं बनाती, चाय भी ढंग से नहीं बना रहा था। बाबा क्यों चाहिए शॉप? अब तुम्हें क्या परेशानी हुई? बाबा आपको क्या हुआ है? आप सब पे नाराज रहते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। आप जानते हैं हमारी काम वाली ने हमें काम करने के लिए मना कर दिया है। वो कह रही है कि उसको आपसे डर लगने लग गया है। बस वो काम वाले की तुम बात ही मत करो, वो एक नंबर की काम चोर है। अरे अपना काम खुद से ठीक नहीं करती और मेरा नाम लेके बहाना बनाती है। बाबा एक आदमी बता दीजिए पूरे पहाड़े में जिसकी आपसे बनती हो। क्या मतलब? मैं बाप हूं तेरा और इन सब लोगों के लिए तुम अपने बाप को सुनाते हो? शेम ऑन यू, शर्म आती है मुझे। बाबा शुजा छेड़ दो ना, जाने भी दो। क्या फायदा इस बारे में बात करके? उल्टा कोई और सुन लेगा तो और बदनामी होगी। क्या कहा तुमने? फिर से बोल। ये घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से। इसके मन में मेरे खिलाफ जहर घोल दिया तुमने। ये सब इसी का नतीजा है। कैसी बातें कर रहे हो? बस चला जाऊंगा इस दुनिया से। हाँ, मैं समझ हूँ, मैं पागल हूँ। हाँ, मेरी वजह से बदनाम हो गया। मैं पागल हूँ, समझी हो? मैं खड़ूस हूँ। हाँ, पूरी जिंदगी भर मैंने इन लोगों के अपना खून पसीना बहाया है। अरे ललित, हाँ मिष्टी कहाँ है? पिछले 2-4 दिनों से दिखाई नहीं दी। हाँ, जरा मौसी क्या गई हुई है। मौसी के घर? क्यों? स्कूल चालू होते हुए भी उसको मौसी के घर भेज दिया तुम लोगों ने। अरे कितने लापरवाह हो तुम। हाँ। नहीं सान्याल बाबू, बच्ची जिद कर रही थी, जाने देना पड़ा। बच्ची है लेकिन तुम तो समझदार हो ना। अरे स्कूल चलते हुए उसको मौसी के घर भेज दिया ना। लापरवाह बाप है तू। अरे दीपा, अपनी बच्ची का फ्यूचर का कुछ ख्याल है कि नहीं तुम्हें? अरे पढ़ाई छोड़कर उसको मौसी के घर भेज देना अच्छा लगता है क्या? मौसी के घर नहीं गई है वो, स्कूल गई थी। स्कूल से लौटी तो उसे बुखार हो गया, अभी घर पर सो रही है। क्या कहा? मिष्टी घर पर है? लेकिन अभी तो तेरे पति ने कहा कि वो मौसी के घर गई है। सच क्या है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? देखो, सच बता दो, मिष्टी कहाँ है? मैंने आपसे झूठ बोला था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी मिष्टी आपके साथ रह के आप जैसी खड़ूस और पागल बन जाए। एक तरफ एक मासूम बच्ची एक अनजान शख्स के घर में डरी सहमी रह रही थी, और क्यों? और आखिर वो इस मासूम से चाहता क्या था? वहीं दूसरी तरफ मिष्टी के माता पिता मिष्टी के बारे में अलग अलग बयान दे रहे थे। और अमित सान्याल, वो शख्स जो सीधे मुंह अपने परिवार वालों से भी बात नहीं करता था, वो मिष्टी के गायब हो जाने से इतना परेशान क्यों था? रहस्य गहराता जा रहा था, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। कौन है वो लड़की और क्या रिश्ता है आपका उससे? अगर वो मेरी कुछ नहीं लगती तो क्या मैं उसकी मदद नहीं कर सकता? आप ही बताइए, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता? देखिए आप गलत समझ रहे हैं, हमारा मतलब वो नहीं है, लेकिन कुछ भी करने से पहले मामले से जुड़ी डिटेल्स जानना जरूरी है हमारे लिए। देखिए,
मेरे पड़ोस में एक दुकान है राशन की। ललित देश पांडे और उसकी वाइफ दीपा देश पांडे वो दुकान चलाती है। मिष्टी देश पांडे उनकी बच्ची है। मिष्टी जब रोज स्कूल छूटने के बाद दुकान पर आती है तो मैं उससे बातें करता हूँ, यहाँ तक कि उसका होमवर्क करने में भी मैं उसकी मदद करता हूँ। लेकिन कुछ दिन हो गए मिष्टी दिखाई नहीं दे रही। आखिरी बार कब देखा था आपने उसे? एग्जैक्टली 4 दिन पहले। दादाजी दरवाजा खोलिए। आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। रुको तो सही। दादाजी। हाँ, आओ हमारी गुड़िया रानी, आओ बैठो। दादाजी आप आज आए क्यों नहीं? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे बेटा मैं भी तुझसे मिलना चाहता था, लेकिन क्या करूं, आज मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं थी, इसलिए आराम कर रहा था। लेकिन अब तू आ गई है ना, मेरी तबीयत ठीक हो गई है। और फिर हमेशा की तरह मैंने मिष्टी को होमवर्क करने में मदद की। उसके बाद वो अपने घर चली गई। तब से लेकर आज तक वो मुझे दिखाई नहीं दी। और मेरे पूछने पर दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ सही जवाब नहीं दे रहे। हाँ जरा मौसी क्या गई? मौसी के घर नहीं गई है वो, कल स्कूल गई थी, वहां से लौटी तो बुखार आ गया उसे, अभी घर पर है। अब आप ही बताइए, जब दोनों हस्बैंड वाइफ पूरा दिन अपनी दुकान पर रहते हैं तो उस मासूम बीमार बच्चे को घर पर अकेला छोड़ा होगा उन्होंने? झूठ बोल रहे हैं। आप अभी मेरे साथ चलिए और पूछिए उन दोनों को। देखिए ऐसा भी हो सकता है घर पे किसी को रखा हो उन्होंने मिष्टी का ख्याल रखने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिष्टी का ख्याल रखने के लिए उन्होंने घर पर किसी को नहीं रखा है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ हमेशा लड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि अब वो किसी भी दिन एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। मुझे डर लग रहा है कि एक दूसरे से अलग होने के चक्कर में उस बच्चे के साथ कुछ गलत न कर बैठे वो लोग। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलिए और पूछो उन दोनों को कहाँ है मिष्टी। हाँ मैडम, ये सच है कि मिष्टी 3 दिन से गायब है। 3 दिन पहले स्कूल जाने के लिए निकली, फिर वापस नहीं लौटी। मिष्टी के पैदा होने के पहले से मेरी औरत का चक्कर किसी और के साथ है। मुझे तो यहाँ तक भी शक है कि मिष्टी मेरी ही लड़की है या नहीं है। इसलिए जब वो वापस घर नहीं लौटी तो मुझे चिंता नहीं हुई, बल्कि खुशी ही हुई। खुशी तो मुझे भी बहुत हुई थी जब मिष्टी घर वापस नहीं लौटी थी। कई सालों से मैं ललित से अलग होना चाहती थी, लेकिन कोई होने ही नहीं देता था। सब बस एक ही बात कहते थे, कभी घर वाले कभी बाहर वाले, मिष्टी के बारे में सोचो। अगर मैं मिष्टी को अपने साथ भी रख लेती तो ललित तो दूसरी शादी कर लेता ना, और इतनी बड़ी लड़की को मेरे साथ देखे मुझसे कौन शादी करता? मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती ना। लेकिन आपके पति का कहना तो कुछ और है। ललित को ऐसे लगता है कि मिष्टी उसकी बेटी नहीं है, यही ना? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी मैम, मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मिष्टी ललित की ही बेटी है। और अब आप ही बताइए, मैं अकेले इसका बोझ क्यों उठाऊं? मैम ऐसे माँ बाप मैंने कभी नहीं देखे। बच्ची गायब है, कुछ पड़ी नहीं है। मुझे तो लगता है बच्ची से दोनों परेशान थे। इनमें से एक ने या फिर दोनों ने मिलकर बच्ची को गायब किया। इनके घर की तलाशी लेते हैं, शायद कुछ क्लू मिले। यस मैम। ऐसे बत्ती से दिखा दे रास्ते। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं बोल रही हूँ कि मेरी देखिए हमें हमारा काम करने दीजिए, शायद ऐसी कोई चीज मिल जाए जिससे आपकी बेटी कहाँ है पता चले। सर नहीं छोड़ा। ऐसी क्या चीज मिल जाएगी आपको मैम यहाँ पे? आप शांत खड़े रहिए प्लीज। आपको हमारी बच्ची को ढूंढना चाहिए, आप ये क्या करवा रही हैं? टिकट वाला पाटिल मैम, ये चिट्ठी मिली है। मेरी सांसें दफन सी होने लगती हैं सीने में जब मैं अपनी तन्हाई से रूबरू होती हूँ। क्या पूरी जिंदगी इस मेहनत का प्रतिफल केवल अकेलापन होता है? पहले जब कोई ना बोले तो दीवार बोल पड़ती थी, मगर अब तो वो भी खामोश हो गई हैं। शायद वो भी मुझसे बोलना नहीं चाहती हैं, बाकियों की तरह। कोई नहीं रहा मेरा, न दीवारों से बनी इस घर में
न इस दुनिया में। सबने जैसे त्याग दिया है मुझे। अगर कोई है जो मुझसे चिपका है तो वह है मेरे भीतर का सन्नाटा और अकेलापन, जो अब और बर्दाश्त नहीं होता। शायद मौत पीछा छुड़ा दे, जुदा कर दे मुझे और मेरी तन्हाई को। अलग अलग मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, इस दुनिया से दूर, अपनी जिंदगी से दूर। ये तो सुसाइड नोट है, लेकिन ये सुसाइड नोट किसी 7 साल की लड़के की लिखी हुई नहीं लग रही है। ये हैंडराइटिंग आपके बच्चे की है? हाँ मैडम, ये तो मिस्टेक की लिखावट है। मैम मुझे लगता है पेरेंट्स के बीच के डिफरेंसेस और रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर मिस्टी ने सुसाइड कर लिया होगा। इस लेटर से भी तो वही लगता है। नहीं, 3 दिन से लड़की गायब है। अगर सुसाइड करती तो डेड बॉडी जरूर कहीं ना कहीं मिलती। और रही बात सुसाइड नोट की, ये 7 साल के लड़के ने नहीं लिखी है। तो फिर क्या लगता है मैम? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं जो दिख रहा है वैसा है नहीं। इसके गुमशुदगी के पीछे शायद इसके माँ बाप का हाथ है, और ये सुसाइड नोट उस पर पर्दा डालने की कोशिश। एक 7-8 साल की लड़की इतना मैच्योर लेटर नहीं लिख सकती। आस पड़ोस में पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। हाँ साहब, 3 दिन पहले मिस्टी को देखा था जब मैं ललित की दुकान पे राशन लेने गई थी, तो वहीं बैठी हुई थी। और हाँ, मेरी सहेली इंदू और उसका बेटा चिंटू भी वहीं खड़े थे। हाँ साहब, मेरा ही नाम इंदू है। उस दिन मिष्टी को देखा था दुकान से उस अमित दा के घर जाते हुए, पर बाहर जाते हुए नहीं देखा। अमित दा? हाँ सर, बड़े ही अजीब आदमी है। सब डरते हैं उनसे, बात बात पे गुस्सा करते हैं। बाबा आपकी चाय। अरे बाहर तो यही है। ये क्या, अखबार भी नहीं पढ़ा आज। बाबा 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 बाबा, ये लीजिए चाय। लेकिन इससे पहले कि पुलिस को मिष्टी के बारे में कोई सुराग मिले, अमित सान्याल का अचानक अपने घर से गायब हो जाना क्या महज एक संयोग था या फिर एक सोची समझी साजिश? गौर करने वाली बात यह थी कि अगर मिष्टी का कोई करीबी था तो वो था अमित सान्याल। ऐसे में अमित सान्याल का गायब हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा था। क्या मिष्टी को अमित ने ही गायब करवाया था, या फिर इन दोनों के गायब होने के पीछे किसी और मास्टरमाइंड का हाथ था? कहां है अमित सान्याल? क्या वो इस तरह पर्दे के पीछे रहकर कोई साजिश रच रहा है, या फिर वो खुद किसी साजिश का शिकार बन गया है? अमित सान्याल से मिलना है। बाबा तो है नहीं घर पे। किधर गए हो? कहीं बाहर गए? नहीं, एक्चुअली कुछ पता लग नहीं पा रहा है अभी तक। पता नहीं चल रहा मतलब? आखिरी बार कब देखा था उन्हें? जी कल रात को, क्योंकि सुबह से तो वो दिखाई नहीं दिए। मैं चाय लेकर उनके कमरे में भी गई थी, लेकिन वो कमरे में भी नहीं थी। मैंने पापा का फोन भी ट्राई किया, लेकिन फोन भी बंद आ रहा है। तो अब तो शाम हो रही है। अब तक आपने अपने बाबा को ढूंढना चाहिए था, या फिर हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। मुझे ऑफिस से आने के बाद पता लगा। क्या हम उनका कमरा देख सकते हैं? मैम, ये आपके बाबा का फोन है? जी ये तो बाबा का है। हाँ, ये बाबा का फोन है, लेकिन बाबा ये फोन छोड़ के क्यों गए? कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालो। यस मैम। बागमारे कहीं सापड़ है? मैम ये चिट्ठी मिली। मेरी सांसें दफन सी होने लगती है सीने में जब मैं अपनी तन्हाई से रूबरू होने लगता हूँ। क्या पूरी जिंदगी का प्रतिफल केवल अकेलापन होता है? पहले जब कोई ना बोले तो दीवारें बोल पड़ती थी, मगर अब तो वो भी खामोश हो गई है। वाघमारे, ये तो सेम नोट है जैसा मिष्टी के घर से मिला था। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड सेम लिखा है। लेकिन सुसाइड करने वाला इंसान सुसाइड नोट ऐसी जगह पे रखेगा जहां से वो आसानी से मिल सके। इन्होंने ड्रॉवर में क्यों रखा था? कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोग इस सुसाइड नोट के बारे में पहले से जानते थे और छुपा के रखा था? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। हमें भी अभी पता लगा जब ड्रॉर खुला है। उनके कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त जिनके यहाँ वो जा सकते हैं? हाँ, कुछ लोग हैं। कौन है? वाह, तुम्हारे बाल तो कितने अच्छे हैं। बहुत मुलायम है। घर में तुम्हारे बाल कौन बनाता था?
मम्मी या पापा? मम्मी बनाती थी, पर अब उन्होंने भी बंद कर दिया। अब मैं खुद से ही बना लेती हूँ। वैसे आपको बाल बनाना किसने सिखाया? अपने बहन के बाल मैं खुद ही बनाता हूँ, तब से सीख लिया। पर आपकी बहन कहाँ रहती है? मेरी बहन यही रहती है। मेरी बहन यही रहती है। ये अमित और मिष्टी के लेटर सेम होना कोइंसिडेंस नहीं है वाघमारे। यू राइट मैम, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये कोइंसिडेंस नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? ये अमित मिष्टी को पढ़ाता था, तो ये भी हो सकता है उसने बहला फुसलाकर मिष्टी से लेटर लिखवाया हो, उसके बाद उसका किडनैप किया हो या फिर मार डाला हो, और जैसे ही उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा वो खुद गायब हो गया, उसी तरह का लेटर लिखकर जिस तरीके का लेटर उसने मिष्टी से लिखवाया था। लेकिन एग्जैक्टली वही लेटर क्यों मैम? अगर वो चाहता तो उसको कुछ और तरीके से भी लिख सकता था। You're right. इसी बात से मैं परेशान हूँ कि सेम लेटर क्यों? मैम, अमित जी की कॉल डिटेल्स आ गई हैं, लेकिन इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। और मिष्टी की फोटोज हमने सारे टोल नाकों और पुलिस स्टेशंस में सर्कुलेट कराई थी, लेकिन वहां से भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। और आसपास के किसी भी एरिया से बॉडी भी रिकवर नहीं हुई है। उसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपवाओ, उसकी डिटेल्स और हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, जरूर कुछ हाथ आएगा। श्योर मैम। मिष्टी और अमित सान्याल का सुसाइड नोट हूबहू एक जैसा होना किस बात की तरफ इशारा करता है? ये कैसे हो सकता है कि एक 7 साल की बच्ची और एक 65 साल का बुजुर्ग घर से गायब होने से पहले एक जैसा सुसाइड नोट लिखते हैं? इतना तो तय है कि ये महज एक संयोग नहीं है। तो क्या सान्याल ने ही मिष्टी को बहला फुसलाकर उससे सुसाइड नोट लिखवाया और उसका अपहरण करवाया है, या फिर मिष्टी और सान्याल से सुसाइड नोट लिखवाने वाला कोई और ही है? पुलिस के लिए सवालों की फेहरिस्त बढ़ती चली जा रही थी। यह तय किया गया कि इस केस से जुड़े हर शख्स और उस शख्स से जुड़े हर व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी। अमित सान्याल के घर पे काम करती हो ना तुम? कैसे आदमी थे वो, बता सकती हो? जी, कुछ अजीब तो थे वो। मुझे तो बड़ा डर लगता था उनसे। हाँ, दोपहर में जब स्कूल से मिष्टी आया करती थी तो उससे बहुत अच्छे से बात किया करते थे वो। आपके जाने के बाद सर ललित, दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की बहुत आदत है ना तुझे? पुलिस लेके आएगा मेरे दरवाजे पे, मिष्टी मिले या ना मिले, मैं तुझे गायब करवा के जरूर छोड़ूंगा। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक अमित का उम्र के साथ साथ चिड़चिड़ापन बढ़ गया था और उसके रिश्ते अपने परिवार से बिगड़ गए थे। तो क्या उनके अपने बेटे और बहू ने उनके साथ कुछ बुरा किया, या फिर ललित ने उनसे अपने घर पुलिस बुलाने का बदला लिया? धमकी दी थी ना तूने, अमित सान्याल को गायब करवा दूंगा। मैं क्या जानूं वो कहाँ है? अरे उस समय गुस्से में था, मेरे मुंह में जो आया निकल गया। अरे मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। तूने तो खुद कहा था तेरी बेटी गायब हो गई तो बहुत खुश हो गया था तू, और जब अमित सान्याल ने तेरे बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई तो तेरे खुशी पे पानी फिर गया। तूने तो धमकी भी दी थी उसे जाकर कि तुझे गायब करवा दूंगा, और ठीक दूसरे दिन अमित सान्याल गायब हो भी जाता है, और तू कहता है कि हम ये मान ले कि उसके गायब होने में तेरा कोई हाथ नहीं है। पापा मानो चाहे मत मानो, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे तो लगता है कि मेरी बेटी मिष्टी के गायब होने में उसका हाथ है। आप सोचो, जो आदमी अपने बेटे बहू से सीधे मुंह से बात न करता हो, उनका जवाब न देता हो, वो भला मेरी बेटी से 24 घंटे क्यों चिपका रहेगा? क्यों पड़ती थी उन दोनों की? वाघमारे, मिष्टी से जुड़ी हर बात अमित पर आकर खत्म हो रही है। अगर हमें मिष्टी तक पहुंचना है तो अमित को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर अमित ने वाकई सुसाइड कर लिया तो हम इसे कैसे ढूंढेंगे? तो फिर किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो मिष्टी की तरह अमित के भी करीब है, जो उसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा बता सके। ये मिष्टी अमित के जिंदगी का खास हिस्सा तो हो सकती है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया नहीं हो सकती। इनको यहाँ देखा है कभी? ये तो सन्याल बाबू हैं, यहाँ लगभग रोज आया करते थे। अकेले या किसी के साथ? कई बार एक बच्ची आती थी। उस बच्चे के अलावा वो किसी और के साथ बात करते थे? एक आदमी था, कभी कभी उसके साथ शतरंज भी खेलते थे। जल्दी खेलिए ना। हाँ बाबा, अभी आ रहा हो। दादाजी प्लीज थोड़ा जल्दी। बस बेटा, दो मिनट, बस 2 मिनट। अभी मुझे बोर हो रहा है। तुम उसे जानते हो? क्या नाम है, कहाँ रहता है? नहीं साहब, लेकिन दोनों की जोड़ी बड़ी अनोखी थी। अनोखी मतलब? मतलब कि सन्याल बाबू भी यहाँ किसी से बात नहीं करते थे, और उस आदमी को भी मैंने सन्याल बाबू के अलावा किसी से बात करते हुए नहीं देखा। जब सन्याल बाबू होते थे तो वो उनके साथ शतरंज खेलता था, जब सन्याल बाबू नहीं होते थे तो वो अकेला शतरंज खेलता था। एक हाथ से एक चाल चलता और दूसरे से दूसरी, और बीच बीच में बातें भी किया करता था।
ऐसा लगता था जैसे उसके सामने खुद का कोई आदमी बैठा हो। उसके बारे में कुछ और याद है? हाँ, एक बड़ी अजीब बात थी उसकी। वो हमेशा एक जैकेट पहना रहता था, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले पहनते हैं। हैप्पी टू यू। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या? देखो क्रोकोडाइल। वाह। चाय बना के दो, मेरे को चाय बनाना आता है। चाय? हाँ। ठीक है, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। बनाओ। आराम से पीजिएगा, बहुत गर्म। पीकर देखिए ना मैंने कैसे बनाया। कैसी बनी है चाय? बढ़िया। ठीक है, तुम जा सकते हो। और हाँ, इसको फिर से देखते हो तो तुरंत खबर करना। जी अच्छा मैम। बागमारे, ये माली के हिसाब से तो ये इंसान साइको या फिर सनकी होना चाहिए। ये मिष्टी और अमित दोनों इसके कैद में हैं। अब तक सही सलामत है, लेकिन कब तक सही सलामत रहेंगे बता नहीं सकते। कुछ लोगों की अपनी टीम बनाओ और ये स्केच के साथ आसपास के एरिया में भेज दो, शायद कुछ पता चल जाए। यस मैम। यस। और हाँ, ये माली के हिसाब से ये इंसान ट्रैफिक पुलिस की जैकेट पहन के रहता है। ये इस तरह की जैकेट उसे कहाँ से मिल सकती है? मैम, ये जैकेट तो सिर्फ डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड करती है। हाँ, लेकिन अगर मार्केट में कहीं मिले तो ड्रामा कंपनी को कॉस्ट्यूम्स प्रोवाइड करने वाली जगह पर ही मिल सकती है। करेक्ट। इसका मतलब है इस तरीके के शॉप से सिविलियंस भी ऐसे जैकेट्स खरीद सकते हैं। अपनी एक टीम ऐसे शॉप्स में भी भेजो, शायद वहां से कुछ क्लू मिल जाए। उसके फोटो ट्रैफिक पुलिस में सर्कुलेट करो, हो सकता है वो ट्रैफिक हवालदार हो। मैम। ओके। बेटा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। बेटा तुम्हारी क्यों हो तुम? अंकल, आप जब भी बाहर जाते हैं ना तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। कोई खेलने के लिए होता ही नहीं है। अच्छा ये बात है। तो ठीक है, कोई बात। मैं अपनी बहन से मिलाता हूँ तुम्हें आज। ठीक है? ठीक है। चलो, जब मैं घर पे ना रहूँ तो तुम उसके साथ खेलना। चलो, पहली बार मैं मिला रहा हूँ अपनी बहन से। ढेर सारी बात करना, ठीक है? मिस्टी! 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 रुक जा बेटा। मिस्टी! मिस्टी! क्या? मिस्टी! आई। क्या हुआ भाई साहब? मेरी बच्ची मिस्टी वो नाराज होकर चली गई। मैं उसके पीछे आया तो गिर पड़ा, चोट लग गई मुझे। देखो मैं पकड़ नहीं पाया। देखो वहां जाए, अब मुझे मदद करो ना। रुको, मैं देखता हूँ। देखो तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। हाँ जाओ। जल्दी करो। मेरी बच्ची इसे देखा है? नहीं, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसको पहचानते हो? हाँ मैम, इसे मैं पहचानता हूँ। ये कई बार हमारे दुकान में आ चुका है। उसे ठीक ऐसी फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर की जैकेट चाहिए थी जो कि ट्रैफिक पुलिस वाले पहनते हैं, और उस वक्त ये हमारे पास था नहीं, इसलिए मैंने इसका नंबर और एड्रेस ले लिया। वो एड्रेस और नंबर है अभी आपके पास? जी मैम, मैं चेक करके बताता हूँ। मिल गया मैम। हाँ, बोलिए।
वाघमारे, ये बच्ची यही थी। चेक करा सगळं, जाओ अंदर चेक करो। मैम मैम यहाँ आइए। क्या हुआ? सान्याल की तलाश पुलिस को चिंतन के घर तक ले आई। पुलिस को अब यह बात पता चल चुकी थी कि मिष्टी को अपहरण के बाद इसी घर में रखा गया था, लेकिन चिंतन के घर के कमरे से मिली एक औरत की लाश किसकी थी? कौन थी वो औरत? पुलिस को अब सान्याल और चिंतन के रिश्ते की खबर लग चुकी थी, लेकिन सान्याल की तरह अब चिंतन भी गायब था। और तो और मिष्टी का भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहां थी, कैसी थी, किस हाल में थी। केस सुलझने की बजाय और उलझ गया था। मैम, चिंतन के कॉल डिटेल्स में से जो कॉल्स हमें मिले हैं उनमें से 2 कॉल्स उसने अपनी बहन आनंदिता को की थी, जो कि कल्याण से बाहर रहती है, और बाकी के 2 नंबर्स उन दुकानों के हैं जो उसने रेंट पे दे रखी है। चिंतन के घर से हमें एक लड़की की लाश मिली है, 6 महीने पुरानी। क्या लाश मिली है? 6 महीने पुरानी? वो हमारी बड़ी बहन सुनंदा हो सकती हैं। पता करो ये सुजय, मोमिता और मिष्टी, इन तीनों का चिंतन या उसकी फैमिली के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं है। मेरा बच्चा। क्या हुआ? वो आदमी हमारा बच्चा लेके चला गया। मेरा बच्चा। हेलो, जब वो लड़की मुझे नहीं मिली तो वापस लौट आया और वापस आके देखा मेरी पत्नी बिलक बिलक के रो रही थी। हेलो सर, कल्याण में एक लाश मिली है। क्या? ठीक है, हम पहुंचते हैं। मैम, ये फोन मिला। कांटेक्ट डिटेल्स के लिए भेज। कितने दिन पहले हुई होगी हत्या? तकरीबन 3-4 दिन पहले। ये अमित सान्याल ने सुसाइड लेटर को घर पे छोड़ा था। ये सुजय और मोमिता को पूछो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस मैम। मैम, फोन डिटेल्स आ गई हैं। उसका सिम अमित सान्याल के नाम पर ही रजिस्टर्ड, लेकिन अजीब बात यह है कि अमित के बेटे ने जो उनका नंबर हमें दिया है ये वो नंबर नहीं है। इसका मतलब है अमित के दूसरे नंबर के बारे में किसी को पता नहीं, उसके बेटे तक को नहीं। लगता तो ऐसे ही है। इस नंबर से सिर्फ 2 नंबर्स पे कॉल किए गए हैं। एक किसी फ्रेंडशिप क्लब का नंबर है जहां पर पैसे लेकर लोगों की बातें दूसरे लोगों से करवाते हैं। 2 महीने पहले तक अमित इस नंबर पे लगातार कॉल्स किया करते थे, फिर अचानक 2 महीने पहले ये बंद हो गया और इस दूसरे नंबर पे कॉल्स करना शुरू हो गया। ये दूसरा नंबर किसका है, कुछ पता चला? सुशांत मंडल का है। पता करो ये कौन है, और ये फ्रेंडशिप क्लब के ओनर से भी पूछताछ करो। मैम, नहीं, ये फोन हमने बाबा के हाथ में कभी नहीं देखा। और सर, हमें तो पता भी नहीं कि बाबा 2 फोन रखते थे, और ना ही ये फ्रेंडशिप क्लब वाली बात हमें पता थी। और ये सुशांत मंडल का नाम भी हमने पहली बार सुना सर। जी हाँ, अमित सान्याल नाम का एक आदमी हमारे क्लब का मेंबर था, लेकिन 2 महीने पहले उसने यहाँ पे कॉल करना क्यों बंद कर दिया? मैडम, ये कैसा हम बता सकते हैं? ठीक है, आपके सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स चाहिए हमें। 4 महीने पहले जो लोग जॉब छोड़ के गए थे उनकी भी, और जिन्हें जॉब से निकाला गया था उनकी भी डिटेल्स चाहिए। सुशांत मंडल, बोलो, अमित सान्याल को कब से और कैसे जानते हो? कब से और कैसे का सवाल ही नहीं उठता मैम, क्योंकि मैं इस नाम के आदमी को जानता ही नहीं हूँ। तो बिना जान पहचान के तुम मुझसे बात करते थे? 2 महीने पहले इसी नंबर से तुम दोनों की एक दूसरे के साथ रात रात भर बात चलती थी। लेकिन ये मेरा नंबर नहीं है। लेकिन ये नंबर तो तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। मेरे पास सिर्फ एक नंबर है, और वो नंबर ये नंबर नहीं है। मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। पिछले 3 महीने से लगातार मैं नाइट शिफ्ट में काम कर रहा हूँ। अब चाहे तो ऑफिस आके पता कर सकती हैं। ठीक है, बाहर वेट करो। ये इन्वेस्टिगेशन तुलसती जा रही है मैम। वाघमारे, मुझे नहीं लगता ये झूठ बोल रहा है। ये नंबर उसका नहीं है, किसी ने उसके नाम पर लिया है।
लेकिन नया नंबर लेने के लिए कोई ना कोई आईडी प्रूफ देना जरूरी है मैम। सर्विस प्रोवाइडर से पता करो ये नंबर किसने लिया है और क्या डॉक्यूमेंट्स दिए। मम्मी पापा हंसने लगते, मैं भी हंसता। हेलो, मुझे कोई प्यार नहीं करता। मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते हैं। बेटा तुमने वो लेटर क्यों लिखा था? उस दिन जब मैं अमित दादाजी के पास गई, मैंने उस लेटर को बस कॉपी कर लिया और फिर घर में रख दिया और मैं जाके गार्डन में बैठ गई। मैं सोच रही थी कि अगर मम्मी पापा मुझे प्यार करते तो जरूर मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। वो अंकल मुझे जबरदस्ती अपने घर पे लेके गए और एक कमरे में बंद कर दिया। वो कभी कभी मुझ पे बहुत चिल्लाते थे। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम जब वो अंकल के यहाँ थी तो तुम्हारे वो अमित दादाजी तुम्हें मिलने आते थे? नहीं। वाघमारे, ये चिंतन को हमें जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। मैम हम उसके घर पे लगातार नजर रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो वहाँ पहुंचा नहीं। इसके अलावा हमारी एक टीम और खबरी भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम श्योर बहुत जल्द हमें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। मैम कंट्रोल रूम से कॉल आया था। चलो। बच्चों दिखा के मम्मी पापा मुझे अचानक छोड़ के चलेगी तो क्या करूं मैं बोल, हम लोग हंसते रहे, कूदते रहे, सब कुछ करते रहे। मिष्टी भी चलेगी, मेरी छोटी बहन भी चलेगी। मैं इसको इसे मेंटल असाइलम पहुंचाने का इंतजाम करो। हेलो, ओके मैम, किसी ने सुशांत की इलेक्ट्रिसिटी बिल चुरा के नया सिम ले लिया होगा। एक काम करो, सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ओके मैम। नीता एक सेकंड पॉज करो, जूम इट। ये लड़की कौन है? सर ये तो मालती मैडम है, सामने वाली विंग में रहती है। तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अमित कहाँ है? कौन अमित? मैं किसी अमित सान्याल को नहीं जानती। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता कि उसका पूरा नाम अमित सान्याल है? ये अमित सान्याल जिस फ्रेंडशिप क्लब का मेंबर थे उसमें आप दोनों काम करते थे। उसका दूसरा मोबाइल और 4 लाख रुपए तुम दोनों के घर से बरामद हुए। अब बाकी का सच तुम लोग यहाँ बोलोगे, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ मुर्दे भी बोलते हैं और तुम तो फिलहाल जिंदा हो। 6 महीने पहले अमित सान्याल का पहली बार कॉल आया था हमारे फ्रेंडशिप क्लब में, तो मैंने उनसे बात की थी। और एक सुनाता हूँ, दुनिया रंजो गम का अक्सर गलत अंदाज लगाती है। उनसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं चाहूँ तो उनके इस अकेलेपन का फायदा उठाकर मैं बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। फिर मैंने यश के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। मैंने सुशांत का इलेक्ट्रिसिटी बिल चुराकर एक सिम कार्ड खरीदा। मैंने अमित से कहा कि वो मान भी गए। कुछ टाइम के बाद मैंने उनसे 10,000 रुपये मांगे और उन्होंने मुझे दे दिए थे। किसी न किसी बहाने से मैं उनसे पैसे मांगती रहती थी और वो मुझे दे दिया करते थे, लेकिन ये रकम ज़्यादा नहीं होती थी। हम लोग इंडिया में नहीं रहना चाहते थे, हम लोग कनाडा शिफ्ट होना चाहते थे। मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके हार्ट का ऑपरेशन करवाना है। 5 लाख की ज़रूरत है। तुम फिक्र क्यों करती हो? तू बिल्कुल चिंता मत कर। उसने हमें खाड़ी के पास 10 बजे बुलाया और हम 9:30 बजे ही पहुंच गए, लेकिन मालते नहीं छोड़ूंगा मैं तुमको। अभी पुलिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करता हूँ।
घर में बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होते हैं। लेकिन आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि चाहे खुशी हो या गम, उसने उन्हें बांटना बंद कर दिया है। इसलिए खुशी महसूस नहीं होती है और दुख कम नहीं होते। अपने आस पड़ोस से अनजान एकाकी जीवन जीने वाले हम लोगों को क्या सामाजिक प्राणी कहा जा सकता है? अगर चिंतन के दोस्तों या रिश्तेदारों ने उस पर जरा सा भी ध्यान दिया होता तो शायद वो आज इतना अकेला ना होता कि अकेलापन उसे पागल बनाते। वो अकेलेपन से इतना डरने लगा था कि उसने अपनी बहन की लाश को अपने घर में ही 6 महीने तक छुपा कर रखा था। इस तन्हाई से पीछा छुड़ाने की कोशिश में अमित सान्याल ने अपनी जान गंवाई। चिंतन एक अपराधी बन पागलपन को गले लगा बैठा और मिष्टी एक बहुत भयानक हादसे का शिकार होते होते बच गई, जिस हादसे में शायद उसकी जान भी जा सकती थी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सर एक बात और, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि संजना का दिगांत से पहले तरुण के साथ भी ऐसा है। तरुण के साथ? जी सर, हो सकता है कि संजना तरुण और दिगांत दोनों के साथ गेम खेल रही हो। आशीष, संजना के गायब होने की कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अब तक जितने भी कांड हुए हैं उसकी शुरुआत तरुण और संजना के झगड़े से ही हुई है। कहीं तुमको दिगांत से प्यार तो नहीं हो गया? छोड़ो हमारा हाथ। देखो उसका साथ छोड़ दो, तुम्हारे चक्कर में कॉलेज में मार काट हो जाएगी। समझे? तरुण हाथ छोड़। साले हमारा हाथ छोड़। हमारा हाथ। बस इलेक्शन जीते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गुंडागर्दी चलेगी। जो तरुण और दिगांत के झगड़े से तरुण और पायल के झगड़े में बदल गई, जिसके बाद पायल की लाश तरुण के कमरे से मिली। इधर अनिरुद्ध, जो कि पायल से प्यार करता था, जब उसने पायल की हत्या का शक तरुण पर जताया तो अनिरुद्ध भी मारा गया। जो पायल को मारा वो हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। अनिरुद्ध देख, अनिरुद्ध मेरी बात तो सुन। लेकिन तरुण, अनिरुद्ध और दिगांत तीनों बेला घाट के पास एक ही बाइक पे नजर आए थे, जबकि इन तीनों की तो आपस में बनती भी नहीं। हो सकता है इन तीनों के बेला घाट पर जाने का राज ही इस क्राइम से जुड़ा हो, और ये राज संजना भी जानती हो। सर, तरुण के फादर आ गए हैं। देखिए सर, ना ही तरुण ने संजना को गायब किया है, ना ही किसी को मारा है। उसको फंसाया जा रहा है। अगर उसका इन क्राइम के साथ कोई भी इन्वॉल्वमेंट होता तो दिगांत को मारकर दिगांत की लाश अपने ही पार्टी ऑफिस में क्यों रखता? सर, उसको फंसाया जा रहा है, साजिश है ये। हमें तो फिक्र हो रही सर, और आप लोग तरुण को ढूंढने के बजाय उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हो। देखिए सर, कहीं तरुण के साथ कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि तरुण को आपने ही कहीं छुपा रखा हो। ऐसा कुछ नहीं है सर। सर, हमें लग रहा है कि पायल की मां ने तरुण को गायब किया है। जो बात आप कह रहे हैं, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? सबूत तो ढूंढ रहा था ना तरुण। उसे पक्का यकीन था कि पायल को दिगांत ने मारा है, लेकिन पायल की मां का शक अनिरुद्ध पे था, लेकिन तरुण पर विश्वास नहीं था। सर, ये पायल की मां अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए जिस पर भी शक जा रहा है उसको मरवा रही है। तो आपको लगता है कि तरुण का मर्डर पायल की मां ने करवा दिया? सर, भगवान न करे कि हमारे बेटे के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन पायल की मां जिस तरह हमारे घर आके हमें धमकी देके गई है, हमें तो लगता है कि अपना किया छुपाने के लिए कोई भी ड्रामा कर सकती है। पायल की मां ड्रामा कर रही है या आप तरुण को छुपाने के लिए कोई चालाकी कर रहे हैं, ये हम पता कर लेंगे। फिलहाल आप जा सकते हैं। सर, तरुण का बाप कहानी बना रहा है, हो ना हो इसी ने कहीं तरुण को छुपा के रखा होगा। लेकिन आशीष, ये भी सच है कि पायल के मर्डर के बाद पायल की मां जिन जिन लोगों से मिल रही है वो या तो गायब हो रहे हैं या उनका मर्डर हो रहा है। ये तरुण के बाप और पायल की मां दोनों पे नजर रखो। सर। अरे ओ काकी, जितना मालूम है आपको बताया ना, वही वही बात लेकर रोज आ जाती हो। पर बेटा मैं हमको तरुण के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात बोलूं, सबको लगता है तरुण नहीं, संजना को आपने गायब करवाया है। मैं क्यों गायब करूंगी संजना को? वो तो मेरे बेटे जैसी है। चलो ठीक है, जो भी है, लेकिन आप बार बार आकर मुझे परेशान मत करना। ये इस केस का एक ऐसा चेहरा था जिसके तार अनिरुद्ध, पायल और दिगांत की हत्या से भी जुड़े थे। लेकिन क्या ये कोई तरुण का मोहरा था, या फिर तरुण के पिता का, या फिर इन सभी क्राइम्स में
किसी और का भी हाथ था। जल्द ही ये सवाल इस केस में उठने वाले थे, लेकिन संजना की किडनैपिंग का मकसद एक ऐसे राज से जुड़ा था जो बहुत जल्द इस केस में एक यू टर्न लेकर आने वाला था। प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, तुम जो कहोगे हम करेंगे। फाइल कहाँ है? क्या फाइल कहाँ है? पता चला कि नहीं? चुपचाप बता दे फाइल कहाँ है, नहीं तो हम दीवान को ना मिलवा देंगे। लेकिन पहले बताओ कि फाइल कहाँ पर है। हाँ तो देख के हमको फोन करना जल्दी। बताइए ना तरुण कहाँ है? आपकी तो बहुत चलती है ना, अपने बेटे को नहीं खोज सके आप? तुमको क्या लगता है हम हाथ पे हाथ रखे बैठे? हमको भी फिक्र है हमारे बेटे की। अब तक हम ये मान रहे थे कि जितने भी कांड हुए हैं उसमें इस तरुण का हाथ है। तुम्हें क्या लगता है आशीष, जिस तरह से ये कांड हुए हैं उसमें तरुण की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? सर पायल की मां तरुण को मिलने वाली थी, शायद वो जानती हो कि तरुण कहाँ है। यानी कि तुम्हें भी अशोक की तरह यह लगता है कि पायल की मां तरुण को गायब करवा सकती है? सर सिर्फ अशोक ही नहीं, कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी यही लगता है। जिस तरह पायल की मौत के बाद पायल की मां सबसे पूछताछ कर रही थी, कॉलेज में कोई भी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। पहले वो अनिरुद्ध से मिली, फिर वो तरुण से मिलने वाली थी, तरुण भी गायब हो गया। फिर वो दिग्गांत से मिलने उसके घर गई, उस पर भी पायल की मौत का शक जता है। सर संजना की किडनैपिंग हुई है। जिस लोकेशन पे संजना का फोन आखिरी बार बंद हुआ था, उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज में संजना की किडनैपिंग कैप्चर हुई है। वैन पे नंबर प्लेट भी नहीं है, सभी ने चेहरे भी ढके हुए हैं। सर माना संजना को दिगान के फोन से कॉल गया था, लेकिन संजना को आखिरी कॉल पायल की मां ने किया था। लेकिन पायल की मां संजना को गायब क्यों करवाएगी? आशीष कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाहर से बैठा तीसरा ही आदमी कोई काम करवा रहा हो, जिसका कनेक्शन अशोक और वृंदा से हो और जो पर्पसली उन दोनों को टारगेट करना चाहता हो? अशोक और वृंदा से जुड़े सभी लोगों को अच्छी तरह से खंगालो, आई एम श्योर कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। सर पुलिस अब तरुण के पिता अशोक और पायल की मां से जुड़े हर शख्स को खंगालने में जुट गई, लेकिन पुलिस अब तक इस राज से अनजान थी। अब संजना को भी टॉर्चर किया जा रहा था। देख, तू एक लड़की है और मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए कह रहा हूं साफ साफ बता दे फाइल कहां है। आप समझ क्यों नहीं रहे? कब से बता रहे आपको? दीदी यहाँ क्यों बैठी? दीदी कब से ढूंढ रही हूँ मैं आपको, यहाँ क्यों बैठी हो? चलो घर चलो। सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। पायल गई, सब खत्म हो गया। दीदी ऐसा क्यों बोल रही हो? माना पायल आपके लिए सब कुछ थी, पर हम भी तो हैं, हम भी छोटी बहन है ना आपकी। आपको दुख होगा तो क्या हमें तकलीफ नहीं होगी? बोलिए, चलिए घर चलिए। हमें नहीं जाना घर, तुम जाओ, हम नहीं आएंगे। दीदी, दीदी आप जा कहाँ रही हैं? हेलो भैया, हमको एक बात पता चली है। क्या? वो एनजीओ वाली ज्वाला पायल की मौसी है। हाँ पता है हमको। भैया अगर आपको पता है तो आप शांत क्यों हैं? जाके पुलिस को बता क्यों नहीं देते कि ज्वाला के एनजीओ बेलाघाट में जहां अनिरुद्ध की लाश मिली थी? अगर पुलिस को बताएंगे तो पुराना केस खंगालने लगेगी पुलिस। अरे भैया तो इसमें आपको डरने की क्या जरूरत है? आपने कुछ गलत काम थोड़े ना किया था। देख नरेंद्र, पायल की माई थी, ताने मार कर गई हमें कि तरुण ने किया है सब कुछ। अरे भाभी औरत पगला गई है। भैया हमको तो लगता है ना इसमें उसकी बहन ज्वाला का। अपना दिमाग मत चला, हम देख लेंगे क्या करना है आगे। ये ज्वाला कौन है और क्या देख लेंगे आप लोग? ये सब पता करके बताऊंगा। सर बेलाघाट के पास एक एनजीओ है जहां पे पायल की मौसी ज्वाला सोशल वर्क का काम करती है, और बेलाघाट ही वो जगह है जहां पे अनिरुद्ध, दिगांत और तरुण तीनों को आखिरी बार साथ में देखा गया। तो पायल की मौसी के सोशल वर्क का इस केस से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर शायद कोई कनेक्शन हो। ठीक है, ये पायल की मौसी के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता करो। जी सर। दीदी हमने आपको कितनी बार कहा है ना
कि उस अशोक अवस्थी के यहाँ मत जाया कीजिए, पर आप हमारी सुनते ही नहीं है। वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। वो चाहे जो भी हो, पर जब तक उन दोनों बाप बेटे को सजा नहीं हो जाती ना, हमारे दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी। उन्होंने पहले हमारे बेटी को हमसे छीना और संजना। हर चीज हमारे तरीके से नहीं होती है। आप एक काम कीजिए, आप कल से हमारे साथ एनजीओ में आना शुरू कीजिए। और वैसे भी पायल भी तो यही चाहती थी। माँ, हम और मौसी दिन भर बाहर रहते हैं, आप यहाँ अकेले बोर हो जाती होगी ना, आप कुछ करती क्यों नहीं? क्या करे? मौसी कह रही थी कि उनके एनजीओ वाले प्रौढ़ शिक्षा अभियान से जुड़े हुए, आप क्यों नहीं जुड़ जाती? आप तो पढ़ाई सकती है ना। हाँ दीदी, एकदम सही कह रही है ये। आप एक काम कीजिए, कल से ही हमारे साथ चलिए। हाँ, हम कुछ नहीं जानते, आप कल से हमारे साथ एनजीओ चल रही हैं बस। जब तक पायल के कातिल नहीं मिलते, जब तक संजना का पता नहीं चलता, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत टाइम खा चुकी तू मेरा। अब मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बता दे। हमारा यकीन कीजिए, सच कह रहे हैं, अभी नहीं पता आप कौन सी फाइल के बारे में बात कर रहे हैं। आप एक बार दिगान को बुला लीजिए, एक बार दिगान से बात करवा दीजिए हमारी। हमें शक ही नहीं, पूरा यकीन होने लगा है। तुमने ही हमारे दिगान को मारा है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुमने ही मारा है। अब हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। हमने कुछ नहीं किया। सुनिए, सुनिए। ठीक। सर, दिगांत के पिता पायल की मां से झगड़ा करके गए। उन्हें शक है कि पायल की मां ने दिगांत को मारा है। लेकिन अगर दिगांत के फादर को वृंदा पे शक है, तो ये बात उन्होंने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर दिगांत के फादर आए, आपसे मिलना चाहते हैं। सर, हमें पूरा यकीन है दिगांत की हत्या में पायल की मां का ही हाथ है। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि दिगांत की हत्या में पायल की मां का हाथ है? हमने आपसे एक बात छुपाई थी, लेकिन आज बताना चाहते हैं। कैसी बात? तो वो सर, जिस दिन आप दिगांत के बारे में पूछने आए थे, उस दिन थोड़ी देर पहले ही दिगांत हमसे मिलके गया था। क्या करा दिगांत? बाबा, हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, हमारी जान को खतरा है। खतरा है? किससे? सब बता देंगे बाबा, लेकिन अभी हमारे बारे में कोई पूछे तो किसी को कुछ मत बताना। हाँ, हम जा रहे हैं। दिगांत! ठीक उसके बाद पायल की मां आई और दिगांत पे पायल की हत्या का झूठा आरोप लगा रही थी। हमें पता चला है कि तरुण ने दिगांत पे आरोप लगाया था कि उसी ने हमारी बेटी को मार के तरुण को फंसाने की कोशिश की है। अब सच बताइए, कहाँ है वो? पायल की मां झूठा आरोप लगा रही थी, इस बात की क्या गारंटी है? और वैसे भी दिगांत को अगर किसी से जान का खतरा था तो उसे हमारे पास आना चाहिए था। लेकिन सर, दिगांत पायल को क्यों मारेगा? अब ये बात तो दिगांत ही बता सकता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दिगांत की हत्या से पहले उसे टॉर्चर किया गया था। टॉर्चर? जी, उसकी हत्या से पहले उसे शारीरिक रूप से काफी तकलीफ दी गई थी। बंसी जी, ये भी तो हो सकता है कि दिगांत किसी और से डर के भाग रहा हो। लेकिन साहब, किससे? ये तो आप ही हमें बताएंगे। साहब, हमको जितना पता था हमने आपको बता दिया। यही बात अगर आपने वक्त रहते हमें पहले बता दी होती तो ऐसी नौबत ही ना आती। अगर दिगांत के पिता के बयान को माने तो दिगांत किससे भाग रहा था? तरुण से। तरुण दिगांत को टॉर्चर तो कर सकता है, क्योंकि तरुण दिगांत को पसंद नहीं करता था। लेकिन अगर हम ये माने कि यह काम तरुण का नहीं है, तो क्या यह काम पायल की मां और मौसी इन दोनों में से किसी का हो सकता है? सर, दिगांत और पायल की मौसी में एक कॉमन कनेक्शन है, बेलाघाट। दिगांत वहां रहता है और पायल की मौसी वहां एनजीओ चलाती है। पायल की मां भी वहां अक्सर जाया करती थी। लेकिन सर, जिस वक्त अनिरुद्ध, दिगांत और तरुण बेलाघाट में देखे गए थे, पायल की मां या मौसी, उन दोनों में से किसी का भी फोन वहां एक्टिव नहीं था। ना ही वहां एक्टिव था जहां दिगांत की लाश मिली। ये पायल की मां और मौसी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छी तरह से चेक करो। हो सकता है उनके कॉल रिकॉर्ड्स में कोई ऐसा नंबर हो जो दोनों जगह पे एक्टिव हो। सर, ज्वाला, क्या ढूंढ रही हो? दीदी, वो मैं ठीक है,
चल, तुझे तेरे बैंक लेके जा रहे हैं। और एक बात याद रख, अगर जरा भी होशियारी की ना तो दिगांत को मार देंगे। अपना हुलिया ठीक कर और अपना वो फटा हुआ दुपट्टे से ठीक कर। चल जल्दी कर, गाड़ी खड़ी है। संजना से कौन सी फाइल की मांग की जा रही थी और ऐसा क्या था उस फाइल में जिसने संजना की जान को खतरे में डाल दिया था? और क्या उस फाइल का कनेक्शन पायल, अनिरुद्ध और दिगांत की हत्या से भी जुड़ा था? तरुण कहां गायब था? बहुत जल्द उस शख्स की पहचान पुलिस को भी पता चलने वाली थी। जितनी जल्दी हो सके इसके बारे में मुझे अपडेट दो। सर, पायल की मौसी ज्वाला के कॉल रिकॉर्ड्स में नंबर मिला है। यह नंबर उस वक्त बहला घाट में एक्टिव था जब अनिरुद्ध, दिगांत और तरुण तीनों एक साथ वहां पे देखे गए। और ये नंबर वहां भी एक्टिव था जहां पे दिगांत को मारा गया था। दोनों क्राइम स्पॉट पर इसी नंबर का एक्टिव होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता आशीष। किसका नंबर है? सर इसका है। इसका नाम जोगी है, बहला घाट का रहने वाला है। तो दिगांत के मर्डर के बाद वो नंबर स्विच ऑफ हो गया है। अशोक अवस्थी, तेरे बारे में ना मुझे सब कुछ पता चल गया है। तूने ही सारे कांड किए हैं ना जोगी के साथ मिलकर। अब देख, ये सब जाके मैं पुलिस को बता दूंगी। तुझे पुलिस को जो बताना है बता दे, फिर देख हम क्या करते हैं। हमारे बेटे को गायब किया ना तूने। अपने बेटे को तूने खुद से गायब करवाया है, वो भी जोगी के साथ मिलकर। ये जोगी भी तेरा आदमी है, साबित करने के लिए टाइम नहीं लगेगा हमको, समझ गई? जोगी का है? वो तो नहीं है साहब घर पे। जोगी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता है, घर पे रहता कहाँ है वो? जी नहीं सर, ज्वाला घर पर नहीं है। वो कुछ काम से बाहर गई है। कहाँ गई है? ये तो नहीं पता सर, पर बात क्या है? ज्वाला का फोन नंबर होगा आपके पास? जी दीजिए। 9827। हेलो, हाँ ज्वाला जी बोल रही? कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर गौरव शर्मा। क्या आप पुलिस स्टेशन आ सकती हैं? हेलो हेलो। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। जा, लॉकर से फाइल लेके आ। अगर जरा भी होशियारी की ना तो दिगांत को गोली मार दूंगा मैं। मैम, हम एक फोन कर सकते हैं? यस करिए। सर हमने कहा ना आपसे, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे, पर आप बताते क्यों नहीं कि ज्वाला ने किया क्या है? देखिए जैसे ही ज्वाला वापस, एक्सक्यूज मी। हाँ पांडे बोलो। सर संजना का भी बैंक से फोन आया था। वो हमसे हेल्प मांग रही थी, बता रही थी कि उसकी जान खतरे में है। संजना ने फोन किया था बैंक से? जी सर, वो अभी बैंक में ही है। जल्द ही संजना को सही सलामत बचा लिया गया और किडनैप होने के बाद उसकी इस तरह से सामने आने का राज पता किया जाने लगा। सर, दिगांत ने हमें माल को सिग्नल पर बुलाया था। हेलो संजना, जल्दी से हमको माल को सिग्नल पर मिलो। हम जैसे ही वहां पर पहुंचे तरुण के आदमियों ने किडनैप कर लिया हमें। तरुण के ही आदमी थे? शायद। जिसने तुम्हें किडनैप किया, क्या वो यही था? जी सर, वो
यही आदमी था। अगर इसने तुम्हें किडनैप किया तो ये फिर तुम्हें बैंक क्यों लेके गया? सर ये तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है। वो किसी फाइल के बारे में बात कर रहा था, कह रहा था पायल ने हमें कोई फाइल दी थी जिसमें किसी केस से रिलेटेड एविडेंस थे। कैसी फाइल? हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते सर, पर उसका कहना था कि फाइल ने हमें कोई फाइल दी है। सर बहुत टॉर्चर किया उसने हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। हमने झूठ कह दिया कि वो फाइल हमने अपने बैंक के लॉकर में रखी है और वो फाइल सिर्फ हम निकाल सकते हैं। सर उसने कहा अगर वो फाइल हमने उसे नहीं दी तो वो दिगांत को भी मार देगा। लेकिन दिगांत का तो मर्डर हो चुका है। सर हम तो जो भी कर रहे थे अपनी और दिगांत की जान बचाने के लिए कर रहे थे, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना हमारे पास। फाइल तो बहुत दूर की बात है सर, बैंक में कोई लॉकर तक नहीं है हमारा। हम जानते थे कि अगर हम बैंक से बाहर आ गए तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, मार देगा, इसलिए हमने आपको कॉल कर लिया। सर टॉर्चर तो दिगांत को भी किया गया था, तो क्या उसे भी इसी फाइल के बारे में पूछा गया होगा? हो सकता है, लेकिन उस फाइल में ऐसा होगा क्या? क्या उसी फाइल की वजह से पायल का मर्डर हुआ होगा? आशीष, अनिरुद्ध की लाश का मिलना, तरुण का गायब होना किसी ऐसे केस से कनेक्टेड हो सकता है जो केस ज्वाला और जोगी से जुड़ा हो। संजना के बयान से यह अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि उस फाइल का कनेक्शन, लेकिन संजना ने पुलिस को यही बयान दिया था कि उसने जोगी से अपनी जान बचाने के लिए उस फाइल को लेकर झूठ बोला था। संजना फिर से पायल की मां वृंदा के साथ रहने लगी, लेकिन पायल की मौसी ज्वाला और जोगी के बारे में फिलहाल कोई लीड नहीं मिली थी। लेकिन बहुत जल्द जोगी और ज्वाला के बारे में कुछ नए राज सामने आए। सर जोगी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। ये जोगी बहलाघाट के पास एक बस्ती की जमीन एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को देना चाहता था, लेकिन बस्ती के 3 फैमिलीज जमीन देने के खिलाफ थे। ज्वाला इन तीनों फैमिलीज के लिए जोगी के खिलाफ केस लड़ रही थी, लेकिन बाद में इन तीनों फैमिलीज ने केस वापस ले लिया। जब मैं इन तीनों फैमिलीज से मिला तो पता चला कि साहब हमारे बेटों ने ज्वाला मैडम से मदद मांगी थी, लेकिन जोगी ने ऐसा दांव खेला कि उसने मेरे बेटे को ही गायब कर दिया। गायब कर दिया मतलब? उसने हम लोगों को धमकी दी थी कि हम जमीन के कागज पे दस्तखत कर दे, नहीं तो हमारे बेटों को मार देगा। हमने डर के दस्तखत भी कर दी, लेकिन हमारे बेटों को कुछ पता नहीं चला सर। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? हम डर गए थे साहब। हमने ज्वाला मैडम से मदद मांगी थी, लेकिन हमें बाद में पता चला कि वो भी जोगी से मिल गई है, और वही मेरे पति सखाराम रांची आवेदन को लेकर जोगी के पास गई थी। उसके बाद उन लोगों को किसी ने नहीं देखा सर, किसी ने नहीं देखा। जोगी ने वो जमीन किस बिल्डर के हाउसिंग प्रोजेक्ट को बेची? सर मैं उस जमीन पे गया था, लेकिन अब तक वहां कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है। वो जमीन जोगी ने किसी को बेची भी है या नहीं, इस बारे में कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन सर ये पता चला है कि जोगी के लिए ज्वाला के खिलाफ ये केस सुरेंद्र अडवाणी नाम का लॉयर लड़ रहा था। सुरेंद्र अडवाणी? जी सर। ये जोगी और ज्वाला के बारे में कुछ पता चला? सर अब तक कुछ नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस सुरेंद्र अडवाणी से मिलता हूँ। तब तक तुम ये पता करने की कोशिश करोगे सुरेंद्र अडवाणी जोगी के अलावा इनमें से किसी के टच में था या नहीं। सर सर करीब 1 साल पहले जोगी हमारे पास आया था इस केस को लेकर, लेकिन जो फैमिलीज पहले जमीन नहीं देना चाहती थी वो बातें मान गई थी, इसलिए केस ही बंद हो गया था। उन्हीं में से 3 फैमिलीज के 3 लड़के गायब हैं। जोगी ने ही गायब किया था ना उनको? सर हमें तो ऐसा नहीं लगता, ये सिर्फ अफवाह है। हमें तो ये भी पता चला है कि ज्वाला ने केस हारने के लिए जोगी से पैसे लिए थे। जाहिर सी बात है ये सलाह भी आप ही ने जोगी को दी होगी। सर कमाल की बात कर रहे हैं आप, भला हम किसी को ऐसी सलाह क्यों देंगे? हमने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। हाँ अगर उसने खुद से ऐसा कुछ किया हो तो हमें पता नहीं। ये जोगी अब कहाँ है? कोई आइडिया नहीं है सर। और ज्वाला? सर हमने आपसे कहा हम इस बारे में और कुछ नहीं जानते। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है।
हमें माफ कर दो संजना, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा कि ज्वाला ने ऐसा कुछ किया होगा। नहीं आंटी, आप ऐसा मत कहिए। हो सकता है ज्वाला मासी ने कुछ किया ही ना हो। बेटा, अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर वो गायब क्यों है? सर, अशोक अवस्थी के कॉल रिकॉर्ड्स। इसे देख के ऐसा लगता है कि सुरेंद्र अडवाणी को जोगी का केस लेने के लिए अशोक अवस्थी ने बोला होगा। अशोक अवस्थी ने? जी सर, सुरेंद्र अडवाणी और अशोक अवस्थी के बीच बहुत बातें हुआ करती थी और जोगी ने वो बस्ती की जमीन पायल के मर्डर के 1 हफ्ते पहले अशोक अवस्थी को बेच भी दी थी। और ये भी पता चला है कि ज्वाला का फोन बंद होने से पहले उसने आखिरी कॉल अशोक अवस्थी को किया था। अशोक अवस्थी, तेरे बारे में ना मुझे सब कुछ पता चल गया है। तूने ही सारे कांड किए ना जोगी के साथ मिलकर? हाँ सर, ज्वाला ने हमें फोन किया था, लेकिन वो कहाँ है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ज्वाला ने फोन क्यों किया था आपको? वही सर, पायल की मां का राग आलाप रही थी, कह रही थी कि हमने हमारे बेटे को गायब किया है। हमने फोन कट कर दिया सर। कुछ छिपा तो नहीं रहे ना? आपसे क्या छिपाएंगे सर, हमें पता है। अब जोगी और सुरेंद्र अडवाणी के बारे में हमें पूछेंगे तो जो सच है बता देते हैं। जोगी से सुरेंद्र अडवाणी को हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद केस जीतने के लिए उन्होंने क्या किया इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जमीन तो आपको मिल ही गई। वो तो पूरी लीगल तरीके से खरीदी थी हमने। और उन 3 फैमिलीज का क्या, जिनकी जमीन हड़पने के लिए आपने जोगी को सलाह दी थी? हमने? जी सर, हमने जोगी को कोई सलाह नहीं दी। उल्टा लोग ये बोल रहे कि ज्वाला ने जोगी को गायब किया है। लेकिन अगवा तो आपका बेटा भी है। वही तो बोल रहे सर, ज्वाला ने हमारे बेटे को गायब किया है। बड़ी फिक्र हो रही है सर, ढूंढिए हमारे तरुण को। हेलो सर, हम तरुण के फोन का IMEI ट्रेस कर रहे थे, तभी हमें पता चला कि उसके फोन में एक नया सिम डाल के विंदा को फोन किया गया था। उसके तुरंत बाद वो फोन बंद कर दिया गया। उस समय उस फोन की लास्ट लोकेशन बेलाघाट के पास थी। आशीष सर, आसपास अच्छी तरह से सर्च करो। जी सर। वृंदा जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें यहाँ किसी ने मिलने बुलाया था। किसने? जी वो, ये देखिए सर, सर हम सच कह रहे हैं। हमें एक आदमी का फोन आया था, उसने हमसे कहा कि ज्वाला हमें वहां मिलेगी, इसलिए हम वहां गए। तो ज्वाला मिली आपसे? नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी बहन को बचा रही हैं? सर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ज्वाला कोई गलत काम करेगी तो हम उसे कभी नहीं बचाएंगे। गीता, इनसे अच्छी तरह से पूछताछ करो। सर हमने कहा ना, हमें जो पता था हमने बता दिया। आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हमारी बात बताता? और ना ही वो अपनी बहन ज्वाला को बचाने की कोशिश कर रही थी। सर, ज्वाला की इंफॉर्मेशन मिली है, वो स्टेशन के पास के पूजा लॉज में रुकी है। लेके आओ उसे। सर। सर हम डर गए थे, इसीलिए छुप गए थे, लेकिन हमने जोगी को किसी को भी मारने के लिए नहीं कहा। लेकिन 6 महीने पहले उसी जोगी के साथ तुमने बस्ती के उन 3 लड़कों को तो गायब किया ही। कहां है? सर हमने जोगी को किसी को भी गायब करने के लिए नहीं कहा, लेकिन हाँ, हमने उन तीनों को इस केस से हटने के लिए जरूर कहा था। क्यों? सर वो हमने, क्यों? सर हमने जोगी से पैसे लिए थे। पैसे लिए थे? किस लिए? सर उन तीनों को उस जमीन के केस से हटाने के लिए, लेकिन वो तीनों हमारी बात नहीं माने, तो ये सब हमने जोगी को बता दिया। सर जोगी ने ही उनको गायब किया, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते। सर हमें लगता है कि जोगी जो कुछ भी कर रहा है वो अशोक के कहने पे कर रहा है।
जब पायल का मर्डर हुआ था हमें अशोक पे ही शक था। हमने अपने एंड पे सब कुछ पता करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। सर हमें तो ये भी लगता है कि पायल का मर्डर इसीलिए हुआ था क्योंकि उसके हाथ जोगी और अशोक के खिलाफ कुछ एविडेंस लग गया था। कैसा एविडेंस? सर वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, जब हम गांव वालों का केस लड़ रहे थे तो उन 3 आदमियों को जो गांव से गायब हुए थे, उनके गायब होने से पहले पायल से 1-2 बार मिलते जरूर देखा था। सर इसीलिए हमको लगता है कि पायल कुछ तो एविडेंस जमा कर रही थी। इसके अलावा हम इस बारे में कुछ नहीं जानते सर। पुलिस के काफी जोर देने के बावजूद ज्वाला अपने बयान पर कायम रही। पुलिस ने ज्वाला के साथ अशोक और उसके भाई से भी पूछताछ की, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिली। पर एक इंफॉर्मेशन ने इस केस का रुख बदल दिया। सर यही बात तो मुझे भी अटपटी लगी। एक काम करते हैं, मजिस्ट्रेट से उसके बैंक के लॉकर को चेक करने की परमिशन लेते हैं। तब तक तुम इस संजना पे नजर रखो। सर पुलिस को जल्द ही संजना का बैंक लॉकर चेक करने की परमिशन मिल गई और उसके बैंक लॉकर में वो फाइल मिली जिसमें बिरांची, विनोद और सखाराम के अचानक गायब होने के कुछ ऐसे एविडेंस थे जो उनकी हत्या होने का दावा पेश कर रहे थे। एक तरफ संजना को अरेस्ट कर लिया गया, वहीं उस फाइल के जरिए सामने आए प्रूफ्स के आधार पर जोगी के घर में गड़े मत मारिए साहब, मत मारिए, मत मारिए। चौथी बॉडी किसकी है? अशोक के बेटे की है। अशोक के बेटे तरुण? हाँ साहब, तरुण। इसको भी जोगी ने मारा? नहीं साहब, जोगी का तो फोन आया था। उस दिन अशोक का बेटा तरुण अपने 2 दोस्तों के साथ आया था। जोगी हमको फोन करके बोला कि तीनों को मारना है। जोगी उसके पीछे भागते हुए हमसे बोला कि जोगी ने सब किसके कहने पर करवाया? नरेंद्र ने उन तीनों मछुआरों के मर्डर केस के सारे सबूत पायल को दे दिए थे क्योंकि वो अपने भाई को फंसाना चाहता था। हाँ साहब, हम अपने भाई को फंसाना चाहते थे। हम उसको केस जितवाए, सखाराम, बिरंची और यादव को मारकर गायब करवाए, लेकिन इसका मतलब उन तीनों के मर्डर्स में अशोक भी शामिल था? नहीं साहब, उसको नहीं पता। उसने सोचा कि लीगल तरीके से केस जीत जाएगा, लेकिन साहब हमको पता है लीगल तरीके से कोई केस जीता नहीं जा सकता है। इसीलिए हम उन 3 का मर्डर करवाए कि हमारा भाई केस जीत जाए, लेकिन हमको कोनो फायदा नहीं हुआ। हमने सोचा लैंड डील होगी तो हमारा भाई हमको हिस्सा देगा, लेकिन हमारे भाई ने हमें कोई हिस्सा नहीं दिया। इसलिए हम उसको फंसाने के लिए प्लानिंग की। हमने देखा कि उन तीनों के गायब होने के बाद पायल अक्सर उस केस में इंटरेस्ट लेने लगी थी। कई बार उसको आडवाणी के ऑफिस में आते जाते भी देखा। वो इस केस में कुछ जानना चाहती थी। हमने पायल को यूज करने का प्लान बनाया, उसको जाके सब कुछ बता दिया और उसको ये झूठ भी बोला कि ये सब हमने अशोक के कहने पर किया। क्या मैडम, आजकल बड़ा चक्कर मार रही है आडवाणी का ऑफिस का? बहुत दिमाग चल रहा है तुम्हारा। देखो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, नहीं तो हमारे भाई ने जैसे उन तीनों को गायब करवाया ना, तुमको भी गायब करवा देगा। जानती नहीं हमारे भाई का चीज है, इसलिए संभल जाओ। और हमने सोचा कि वो अपनी मौसी को सब बात बताएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे संजना और दिगांत को जाकर उसने सब कुछ बता दिया और सबूत इकट्ठा करने लगी। पायल ने दिगांत की मदद से सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन हमने दिगांत से कहा, बहुत अच्छी चैरिटी की तुमने पायल की मदद करके, लेकिन ये चैरिटी करके तुम्हें मिलेगा क्या? मतलब? हमने दिगांत को आइडिया दिया कि नरेंद्र को ब्लैकमेल करके उससे पैसे हट सकते हैं। नरेंद्र जी आपका काम तो कर देंगे, लेकिन आपको हमारा थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अरे बोले ना जितना उतना दे देंगे। उतना नहीं, अब जितना हम बोलेंगे उतना देंगे आप। दिगांत हमको ही ब्लैकमेल करने लगा। आखिरकार हमने उसकी मांग पूरी की और बदले में हमारे कहने पर उसने पायल का मर्डर करके अशोक के बेटे तरुण को फंसाने का प्लान बनाया। पायल ने वो फाइल हमें दी थी ताकि हम उसे संभालकर अपने लॉकर में रख लें। फिर दिगांत ने पायल को बताया कि तरुण के रूम में उन 3 मछुआरों के मर्डर केस से रिलेटेड और भी सबूत हैं। दिगांत ने पायल से यह भी कहा कि उसके पास तरुण के रूम की डुप्लीकेट चाबी है और तरुण उस वक्त अपने कमरे में भी नहीं है। और फिर वो दोनों हॉस्टल के पीछे के रास्ते से तरुण के रूम में गए। मेन गेट से नहीं, इधर से।
और फिर वो फाइल हमने अपने लॉकर में रख दी। लेकिन पायल के मर्डर के बाद अनिरुद्ध और तरुण दोनों को हम पर शक हो गया था, और फिर नरेंद्र ने और हमने मिलकर प्लान बनाया कि अनिरुद्ध को मार देंगे और तरुण को गायब कर देंगे ताकि पुलिस का शक तरुण पर भी बना रहे। और इसीलिए दिगांत तरुण और अनिरुद्ध की सुलह कराने के बहाने उन्हें बाहर ले गया और सोचा कि जैसे ही मौका मिलेगा वो अपना काम कर देगा। लेकिन दिगांत और तरुण की तो आपस में बनती नहीं थी, फिर तरुण उन दोनों के साथ चला कैसे गया? हमें भी लगा था कि शायद वो नहीं जाएगा, लेकिन शायद वो खुद पायल के मर्डर केस के बारे में कुछ सच जानना चाहता था जो उसे वृंदा आंटी को बताना था। और नरेंद्र तो हम सबसे ज्यादा होशियार निकला, उसने हमें ही डबल क्रॉस कर दिया। दिगांत ने हमको ब्लैकमेल किया, इसलिए हमने उसको डबल क्रॉस किया और इसमें हमने जोगी की मदद ली और उसको बोला कि तरुण और अनिरुद्ध के मर्डर के बाद उसने बताया कि फाइल संजना के पास है और उसने संजना को फोन करके वहां बुलाया और खुद भागने के चक्कर में मारा गया। लेकिन साहब, ये संजना बहुत तेज चीज निकली। अगर हम फाइल के बारे में सब कुछ सच बता देते तो आपको पता चल जाता, इसलिए हमने नरेंद्र को ब्लैकमेल किया। देखो, जब तक फाइल हमारे पास है ना, हमें मारने का सोच भी नहीं सकते तुम। दिगांत को तो मार दिया है तुमने, अब चुपचाप हर महीने 50,000 रुपए पहुंचाते रहना हम तक, क्योंकि जब तक पैसे पहुंचते रहेंगे ना, फाइल रहेगी लॉकर के अंदर, और जहां चालाकी करने की कोशिश की तो फाइल पुलिस के पास और तुम जेल में। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक सही, दूसरा गलत। तुमने गलत तरीका आजमाया, अब जेल में रहकर खुद ब खुद सही तरीका सीख जाओगी। मां मानती थी ना हमें, पायल कितना विश्वास करती थी तुम पर, उसी को मरवा दिया। हमारी बेटी नहीं जानती थी कि वो कितनी बड़ी बात अपनी मां से छुपा रही है। हम और हमारी बेटी की आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। गैर जब अपने होने का दावा करें तो उन्हें अपनापन भले ही दें, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी और परिवार का हिस्सा तब तक ना बनाएं जब तक उन्हें सही तरीके से समझ और परख न लिया जाए। संजना और दिगांत पर भरोसा करके पायल ने वो चोट खाई जिसने उससे उसकी जिंदगी तक छीन ली, और पायल की मौसी का दोहरा रूप भी कहीं ना कहीं पायल की हत्या की वजह बना। वृंदा को पूरी जिंदगी इस कड़वे सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो चाहकर भी उस सपने को पूरा होते हुए नहीं देख पाई जो उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।